मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में जानकारी दी, उनसे संबंधित चीज़ों को आप पुनः देख सकते हैं और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज हम चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर। इससे पूर्व मैं ये कहना चाहूँगी कि यदि आपको चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, पास्ट यानी भूतकाल की बात हो रही है, बीते समय की बात हो रही है और इंडेफिनिट अनिश्चितता का बोध हो रहा है। टेंस आप जान ही रहे हैं, काल अथवा समय, यानी भूतकाल में जो अनिश्चितता की जानकारी हो रही है उसकी बात हम यहाँ कहने जा रहे हैं। इससे पूर्व जो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया था उसमें भी एक आदत का भाव प्रकट हो रहा था, बात के कार्य के पूर्ण होने की जानकारी नहीं मिल पा रही थी, तो वही चीजें इसमें भी हैं। बस फर्क ये है कि यहाँ पर पास्ट है, वहां पर प्रेजेंट था। आइए पहचान देखते हैं। जिन वाक्यों के अंत में या, ये, आ, ई, सका, सकी, सके, था, थी, थे, आदि शब्द आते हैं, वो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें एक आदत की जानकारी होती है और कार्य ना तो पूर्ण हुआ रहता है न वर्तमान में चल रहा होता है। बीते समय की बात हो रही है कि उसमें पहचान होती है या, ये, आ, ई, सका, सकी, सके और था, थी, थे आदि शब्द आते हैं, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं। आइए स्ट्रक्चर देखते हैं, प्रारूप। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। यहाँ पर ये अफर्मेटिव सेंटेंस की बात की जा रही है। अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसा कि ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले हम सब्जेक्ट पर आते हैं, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वैसे ही यहाँ पर हम जैसे एक एग्जांपल लेते हैं ट्रांसलेशन करते समय। वह विद्यालय गई, जैसा मैंने पहचान बताया है कि या, ये, आ, ई, सका, सकी, सके, था, थी, थे आदि शब्द आते हैं, वो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, पहले प्रारूप यानी संरचना। तो जब इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं तो वह यहाँ पर सब्जेक्ट भी है और प्रोनाउन भी है, तो सब्जेक्ट को यहाँ ले आएंगे सी, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रत्येक टेंस में यानी प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में वर्ब का प्रयोग होता है। और हमें, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म
और आईएनजी फॉर्म को याद करना होगा, उसकी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम ट्रांसलेशन करते समय टेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, तो वर्ब की फॉर्म आपको याद ही होगी, गई यानी गो वेंट गान। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगा सी वेंट, कहाँ गई? टू स्कूल। सी वेंट टू स्कूल और लास्ट में फुल स्टॉप। दूसरा वाक्य देखते हैं, वह टहलने जाया करती थी। जहां पर जाया करती थी, पढ़ा करती थी, ऐसे शब्द आते हैं जिनमें एक आदत का भाव प्रकट होता है, वहां पर यूज्ड टू का प्रयोग होता है। किस चीज का प्रयोग होता है? यूज्ड टू। और इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। यहां पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपको ध्यान रखना होगा कि जहां पर इस तरह का सेंटेंस आता है कि वह टहलने जाया करती थी, वह पढ़ने जाया करती थी, बच्चे शोर मचाया करते थे, तो वहां पर हम यूज्ड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे वह टहलने जाया करती थी, तो हाउ टू ट्रांसलेट इट? फर्स्टली वह की इंग्लिश लिखेंगे सी यूज्ड टू वॉक। सी यूज टू वॉक, यहां पर मैंने यूज टू का प्रयोग किया है। अब आते हैं कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। वह पढ़ सकी। मैं कहा है कि सका, सकी, सके भी इसकी एक पहचान होती है, और यहाँ सका, सकी, सके के इंग्लिश के लिए सका, सकी, सके के इंग्लिश के लिए मॉडल ऑक्सिलरी कुड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन करना है कि वह पढ़ सकी, तो सी कुड रीड। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हम यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे आ गई? तो इस टेंस में यह रूल है कि वैसे तो हम साधारण वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन यूज टू आ जाए या कुड आ जाए तो ऐसी कंडीशन में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस पर। निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, जैसे मैंने प्रेजेंट टेंस से बताया था कि नो, नॉट, नेवर का प्रयोग होता है, उसी प्रकार से पास्ट टेंस में भी निगेटिव सेंटेंस में नो, नॉट, नेवर का प्रयोग होता है। लेकिन जैसे प्रेजेंट टेंस में डू, डज सहायक क्रिया लगती है, इसमें डिड के साथ नॉट का प्रयोग होता है। डिड जो हमारा वर्ब है वो जो है प्रेजेंट पास्ट में प्रयोग होता है। प्रेजेंट में डू, डज का प्रयोग होता है, पास्ट में डिड का प्रयोग होता है। लेकिन पास्ट टेंस में आपको ये ध्यान रखना है कि डिड का प्रयोग हमेशा निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ प्रयोग होता है। लेकिन अगर वाक्य में डिड का प्रयोग मैंने कर दिया तो वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता, बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखते हैं सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब।
और लास्ट में फुल स्टॉप। जैसा कि अफर्मेटिव सेंटेंस या अन्य सेंटेंस में, साधारण वाक्यों में वाक्य के कंप्लीट हो जाने पर हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, तो वैसे ही आप नेगेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। वह स्कूल नहीं गई। ट्रांसलेशन करते हैं, सी डिड नॉट, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आएगी तो गो हो जाएगा, सी डिड नॉट गो टू स्कूल। वह नहीं पढ़ सकी, वह नहीं पढ़ सकी। यहां पर कुड नॉट का प्रयोग हो जाएगा, सी कुड नॉट रीड। मैंने कहा है डिड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा और कुड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है तो तुरंत इस हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। नेक्स्ट हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 1। इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 1। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, प्रत्येक इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से होता है। एक तो प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के शुरुआत में आता है और दूसरा प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। तो आइए हम पहले टाइप फर्स्ट पर चलते हैं, जहां पर प्रश्नसूचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आता है। क्योंकि मैंने बताया है कि पास्ट टेंस में सहायक क्रिया डिड का प्रयोग होता है और डिड का प्रयोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों वाक्यों में होता है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम डिड का प्रयोग करेंगे, यानी यहाँ पर हाँ डिड आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस। अब जब डिड का प्रयोग होगा तो ध्यान रहे कि आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करना है बल्कि फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो आपको यह भिन्नता जरूर समझ में आ गई होगी या इस चीज पर आप जरूर केयर करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम जब अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं तो वहां पर डिड का प्रयोग नहीं होता, इस वजह से वहां पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। और क्योंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर हमने जब सहायक क्रिया डिड का प्रयोग किया तो डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, इसलिए हमने यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लिखा है। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। क्या सीता गीत गाई? क्या सीता गीत गाई? क्या के लिए यहाँ पर हम डिड का प्रयोग करेंगे। डिड, सब्जेक्ट हमारा सीता हुआ तो डिड सीता, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म लगेगा सिंग सैंग संग तो सिंग का ही प्रयोग होगा। डिड सीता सिंग ए सॉन्ग, डिड सीता सिंग ए सॉन्ग। अब यहाँ पर यदि यह इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी हो तब हम क्या करेंगे, तो उसको भी आइए समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इसी सेंटेंस को हम लेते हैं कि क्या सीता गीत नहीं गाई? तो डिड सीता नॉट
सिंग ए सम। ऐसी कंडीशन में जब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो तो ऐसी कंडीशन में हम ट्रांसलेशन करते समय जो हमारा मेन वर्ब होता है उसके पहले हम नॉट का प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे, जो हमारा मेन वर्ब है उसके पहले हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं, बाकी सारी चीजें यही रहेंगी। आप इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से कंफर्म भी कर सकते हैं कि यदि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होता है तो हम कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, हाउ टू ट्रांसलेट इट। तो फर्स्टली हम डिड रखते हैं, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों मुझे लगता होगा कि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और ये कंडीशन भी आपको समझ में आ गई होगी कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव यदि हो तो हम कैसे ट्रांसलेशन करते हैं, यानी इसमें प्रश्नसूचक शब्द भी हो और नकारात्मक शब्द भी हो, यानी दोनों चीज एक साथ आई हो तो हम कैसे ट्रांसलेशन करते हैं, उसका मैंने स्ट्रक्चर भी दे दिया है। अब आते हैं टाइप 2 पर। टाइप 2 अर्थात प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में है। इसमें पिछले सेंटेंस की तरह या पिछले टेंस की तरह सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, यानी प्रश्नसूचक शब्द। क्वेश्चन वर्ड प्लस सहायक क्रिया इसमें डी रहती है, प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ये ओनली इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए है। यदि इसमें इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो, उसका भी स्ट्रक्चर आप साथ में ही लिख लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर नॉट का प्रयोग हो जाएगा, जैसा कि मैंने कहा मेन वर्ब के पहले। अब इनको हम एग्जांपल्स के माध्यम से देखते हैं। दोनों चीज का स्पष्टीकरण हो गया कि यदि ओनली इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तब कैसे ट्रांसलेशन होगा और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो उसके स्ट्रक्चर में क्वेश्चन वर्ड, डिड, सब्जेक्ट, नॉट यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी जो मेन वर्ब है उसके पहले हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं। बाकी हमारा क्वेश्चन वर्ड रहेगा ही, प्रश्नसूचक शब्द। डिड जो सहायक क्रिया है उसका प्रयोग होगा ही। तो ये दोनों स्थितियां कब होंगी, जब प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आए। जैसे एग्जांपल लेते हैं दोनों का। वह आम क्यों नहीं खाई, क्योंकि इंग्लिश वाई डिड सी नॉट, क्योंकि मैंने डिड के साथ कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वाई डिड सी नॉट ईट
क्वेश्चन मार्क। Why did she not eat the mango? एक और उदाहरण लेते हैं। वह क्यों नहीं जा सकी? मैंने ये भी बताया था वाक्य के सेंटेंस के प्रारंभ में ही कि एक पहचान ये भी होती है सका, सकी, सके। और सका, सकी की इंग्लिश हम कुड बनाते हैं। यहाँ पर कैन का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है, इसलिए मॉडल ऑक्सिलरी कुड का प्रयोग होगा। उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि कुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो वह क्यों नहीं जा सकी? क्यों यानी वाई कुड सी नॉट गो। एक और एग्जांपल लेते हैं। वह कब गई? यहां ध्यान रखिएगा यह केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव नहीं है। इसमें नॉट या नेवर या नो का प्रयोग नहीं होना है। वह कब गई? कब की इंग्लिश होती है व्हेन डिड सी गो। तो यहाँ पर बच्चों आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 के बारे में देखा, साथ साथ प्लेन इंट्रोगेटिव यानी सिंगल इंट्रोगेटिव कैसे स्ट्रक्चर होगा और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में कैसा स्ट्रक्चर होगा, दोनों की जानकारी, दोनों से संबंधित आपको ट्रांसलेशन और एग्जाम्पल मैंने दिए। आशा करती हूँ कि आपको आज का यह एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पर चलेंगे। तब तक के लिए a lot of thanks for watching the video.